हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, हमने लास्ट की 2 वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें हमने पहली वीडियो के पार्ट में देखा था कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। उसमें हमने ये देखा था कि जो मैटर की स्टेट्स हैं वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है अगर चेंज होती है, जिसमें हमारा पहला था टेम्परेचर एंड सेकेंड वन प्रेशर। तो हमने पहली वीडियो में इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखा था, और सेकंड वीडियो में हमने प्रेशर के चेंज होने पर क्या फ़र्क पड़ता है वो देखा था, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। उम्मीद है आपको वो दोनों वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आगे के समझ में नहीं आएंगे, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन वीडियोस को देखिए। वीडियोस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे ही दिया, वहाँ पर जाके पहले उन वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आज के इंटेक्स क्वेश्चन जो हैं हमारे पेज नंबर 9 पर दिए हुए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ए पार्ट 300 केल्विन एंड बी पार्ट 573 केल्विन। तो इसमें हमको ये बेसिकली करना है, जो हमारा टेम्परेचर है वो केल्विन में दे रखा है, उसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। अगर मैं इन दोनों टेम्परेचर के रिलेशन या मैं बात करूँ फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो क्या है हमारा पहला सेल्सियस और दूसरा है केल्विन। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है वो ये है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। कुछ जगह पे आपको 273.15 भी दिया होगा, लेकिन आप 273 ही सिंपल लेकर चलिए, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल में। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और वो क्या आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। अब आपको क्या दिया गया है 300 के, जो पहला पार्ट है उसमें 300 के दिया है। आप सिंपली क्या करिए, के की जगह जो है आपकी वैल्यू 300 के उसको अप्लाई कर दीजिए, और 300 माइनस 273 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट जो है 573 केल्विन। जब आप 573 केल्विन को अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में, तो क्या होगा 573 केल्विन माइनस 273 इज इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस। बस आपको ये याद रखना है कि दोनों में ही आपको सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मतलब यूनिट, जो हमारे साइंस की किसी भी न्यूमेरिकल में जो बेस होता है कि हमें किसी भी न्यूमेरिकल में उस यूनिट का ज़रूर यूज़ करना है, वो नहीं भूलनी है, ठीक है। तो आपको ज़रूर डिग्री सेल्सियस लगाना है गाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट ए पार्ट 250 डिग्री सेल्सियस, बी पार्ट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि वाटर की फिजिकल स्टेट इन दो टेम्परेचर पे, दैट इज़ 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगी। तो अगर पहले पार्ट की बात करूं तो हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर मैं केल्विन की बात करूं तो 373 केल्विन होता है। तो जो फिज़िकल स्टेट होगी वाटर की इस टेम्परेचर पे 250 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या होगी हमारी, वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होने का मतलब है कि वो गैसियस स्टेट में चला गया। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा फिज़िकल स्टेट रहेगी वो गैसियस स्टेट रहेगी। इसके बाद जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस सेकंड पार्ट है, उसमें क्या होगी फिज़िकल स्टेट वाटर की, वो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है ना। तो या तो वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस विल बी बोथ, मतलब लिक्विड स्टेट भी और गैसियस स्टेट भी। क्यों, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, उस पर क्या होगा, जो लिक्विड होता है वो स्टार्ट होता है गैसियस स्टेट में चेंज होना, ठीक है। तो इट मे बी अ लिक्विड और अ गैसियस स्टेट, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट क्यों बना रहता है चेंज ऑफ स्टेट के दौरान, मतलब जब हमारी स्टेट चेंज होगी उसके दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा, इसका रीज़न हमको बताना है। तो हमने लास्ट की 2 वीडियोज़ में भी देखा था कि जब हम उसको स्पेशली इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले में,
तो उसमें हमने ये नोटिस किया था कि जब हम सॉलिड स्टेट जो हमने आइस ली थी उसको जब हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे तो बीच में जो हमारी प्रोसेस थी उसमें हमको कोई भी वेरिएशन नहीं मिला था टेम्परेचर में, मतलब कोई भी थर्मोमीटर में राइज नहीं हुआ था टेम्परेचर। उसके बाद हमने देखा था जब गैसियस स्टेट में लिक्विड को कन्वर्ट किया था तब भी हमारा बीच में कोई भी टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं मिला, सीधे हमको फाइनल टेम्परेचर मिला, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का, जो 0 डिग्री सेल्सियस था और जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस था, दैट इज़ 273 केल्विन और 373 केल्विन। तो उसी का रीज़न हमको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो गाइज उसमें 2 वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जिसमें हमने एक्टिविटी 1.12 में भी देखा था कि जब हमने आइस को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी लिक्विड स्टेट में, उसके लिए हमने क्या किया था, उसको हीट करना स्टार्ट किया। जब हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया तो उसके बीच के जो पार्टिकल्स थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि हीट कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये भी जानते हैं कि जब सॉलिड स्टेट में थी हमारी आइस या फिर कोई भी सब्सटेंस हमारा सॉलिड स्टेट में होगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो फिक्स पोजीशन पे होंगे, और हमको जब उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसके पार्टिकल्स में हमें गैप क्रिएट करना होगा, है ना। अपने जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हटाना होगा, ठीक है, इतना हटाना होगा कि वो आसानी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हमने हीट किया, हमने जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उससे क्या होगा कि वो पार्टिकल्स दूर दूर होने लगेंगे और फाइनली एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मुद्दा वहाँ पर यह आया कि वो जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था वो हमारा कहाँ पर जाकर शो हुआ था, जो मेल्टिंग पॉइंट था वो हमें बिल्कुल लास्ट में जाकर शो हुआ था जब हमारा वो कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। वहाँ पर हमको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिला था, मतलब थर्मोमीटर के अंदर जो उसका टेम्परेचर था उसमें हमको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिला। शुरू में हमें जो 0 डिग्री सेल्सियस था और बाद में बिल्कुल जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है तब जाकर हमको वेरिएशन मिला, लेकिन जो बीच की स्टेट थी उसमें हमको कोई भी वेरिएशन नहीं मिला। तो हमको यही बताना था वहाँ पर भी कि वो हीट कहाँ चली गई, क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ से ये निकल के आई एक बात कि वो जो हमारी हीट थी वो कहाँ गई, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करने में लग गई, उसमें खर्च हो गई। कैसे कि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो तो बहुत ज़्यादा था सॉलिड सब्सटेंस का, अब उनको हटाने के लिए उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब कोई ताकत की ज़रूरत है कि जो वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करती है। उसके लिए हमने हीट को अपना हथियार बनाया और हमने हीट देना स्टार्ट कर दिया। तो वो जितनी भी हीट थी हमारी, जो बीच का टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था, वो सारी हीट कहाँ लग गई, उस टेम्परेचर को ओवरकम करने में लग गई और हमारी जो लिक्विड स्टेट थी वो क्रिएट हो गई बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग। कहाँ से? सॉलिड स्टेट से। सेम यही प्रोसेस हमने क्या करी थी, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए करी थी। क्या किया था हमने, लिक्विड स्टेट को फिर से फर्दर हीट देना स्टार्ट किया, फिर से काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी और एक स्टेज ऐसी आ गई ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से कि वो अपने जो पार्टिकल्स थे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो नेग्लिजिबल हो गया, और जहाँ वो नेग्लिजिबल हुआ वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, फ्रीली मूव होने लगे वो। और वहाँ पर भी यही हुआ कि टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिला। इसी वजह से जो वहाँ पर हीट थी वो भी क्या हो गई, हिडन हो गई, वो भी हमारी सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खर्च हो गई। तो जो हमने सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने पर जो हमने हीट हटी थी हमारी, जो हिडन हुई थी या हमारी लेटेंट हुई थी, हमने उसको क्या नाम दिया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कि जो हमारे टूटने में जो एनर्जी लगी, पार्टिकल्स को दूर दूर होने में जो एनर्जी लगी, वो हमारी क्या थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्यों? क्योंकि जो लेटेंट का मतलब था वो था हिडन। सिमिलरली उसके बाद जो हमारी लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हुई थी, वहाँ पर जो हीट को ओवरकम करने में या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करने के लिए जो हीट हमारी हिडन हुई थी उसको हमने क्या नाम दिया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि जो हमारी जितनी भी एनर्जी खर्च हो गई थी वो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जितना भी था उसको रिमूव करने में लग गई थी। तो इसीलिए हमारे जो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट टर्म जो आए थे वो क्या थे, वो थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कमाल की बात यहाँ पर ये थी कि जो टेम्परेचर था वो हमारा कांस्टेंट रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एक मेथड ऐसा सजेस्ट करिए जिससे हम एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं उनको लिक्विफाई कर सकें। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हमारे दो ही फैक्टर डिपेंड थे, प्रेशर और टेम्परेचर। कि अगर जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो हमारी जो गैसेस थी एटमॉस्फेयर की वो लिक्विफाई हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम इनफ प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं तो जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेस हो जाती हैं एक स्मॉल वॉल्यूम में। ठीक है, इससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो बहुत ज़्यादा पास आने लगते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो एक दूसरे को लगभग अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, और जब वो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना, तो क्या होगा, वो हमारी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जब हम गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं ज़्यादा ही हाई प्रेशर को अप्लाई करके, तो हमको क्या होती है, एक लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे जस्ट उल्टा काम होगा, क्योंकि जो हमने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में देखा था उसमें क्या हो रहा था कि जो गैसेस हमने हीट की मदद से क्या किया था, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, एक लॉट ऑफ हीट हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो हमारी गैसेस जो होंगी वो लिक्विफाई हो जाएंगी। इसलिए हमको उसके लिए क्या क्या दो फैक्टर ज़रूरी हैं कि पहला कि हमको प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई करना है और टेम्परेचर को कम कर देना है। इससे क्या होगा, जो हीट हमारी प्रोड्यूस होगी कंप्रेशन के दौरान, उससे हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये चारों आंसर्स ईजिली समझ में आए होंगे गाइस। नहीं भी आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मुझे आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर एक बच्चे का आंसर दूंगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है और आप नहीं पूछ पा रहे हैं कमेंट करके, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दी है और वहाँ पर आप पूछ लीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तो आप मेरे को फेसबुक पर भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर भी मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। लेकिन पूछिए प्लीज़, डाउट मत रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, डाउट मत रखिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।